Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in many competitive exams in English paper, in English portion, close passages and test, they are frequently asked. What happens in a close passage or test? Usually a passage is given, a paragraph is given with some 5, 6, 10 or 12 spaces, and candidates are required, or the students are required to fill up the blanks out of the given choices. Usually one choice is the best answer, the second is almost as good, the third is off the track, and the fourth is generally it is antonym, or we can say just opposite to the correct answer. So there are some strategies to be followed if you wish to crack this set of close or close passage. So let's have an idea. क्लोज पैसेज को क्लियर करने के लिए कुछ थोड़े मैं आपको के साथ में कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगी. सबसे पहले आप यू शुड रीड द टाइटल केयरफुली एंड इट विल गिव यू द आइडिया और द क्लूज अबाउट द मेन आइडिया, राइट. सो आपको जो पैराग्राफ है, जो पैसेज आपको दिया है, उसका आपको कंटेक्स्ट पता चलेगा कि भाई किस कंटेक्स्ट में या ये जो सारी स्टोरी है वो कहाँ पर घूम रही है और किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है. अगर कोई डेफिनेशंस वहां पर दी हुई है तो वो डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लीजिए. अगर कोई कोट्स दिए हुए हैं तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए. क्लोज टेस्ट देने के लिए या क्लोज पैसेज क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है. एक आपका ग्रामर और दूसरा आपका वोकैबुलरी. सो ग्रामर एंड योर वर्ड पावर, अगर ये दोनों आपका अच्छा है तो क्लोज पैसेज क्रैक करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. जो ब्लैंक्स के आजू बाजू जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़िए. वो किस बारे में है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए. कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड दिया होता है और जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जो उस ब्लैंक के लिए जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से एक का या दो का या समटाइम्स किसी का भी आपको मतलब मालूम नहीं होता. तो अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कभी आपको मतलब मालूम ना चले तो गलत आंसर मत करिए, उसको छोड़ दीजिए. बिकॉज ज्यादातर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है. और अगर एक या दो का मतलब मालूम होता है और बाकी एक या दो का मतलब मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एलिमिनेशन जो अप्रोच है वो यूज कर सकते हैं कि भाई दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, दैट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. सो जैसा मैथमेटिक्स के वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि हम एलिमिनेशन जो अप्रोच है वो यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऑप्शंस का आइडिया है लेकिन कुछ ऑप्शंस का आइडिया नहीं है. कई बारी जो ब्लैंक है उसमें जो वर्ड है उसके मीनिंग का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप आजू बाजू के वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वो पैराग्राफ किस बारे में है उसका आइडिया है तो भी आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर किस जो कौन सा जो वर्ड है वो आना चाहिए. तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी क्लोज पैसेज आपको क्रैक करने के लिए. तो हम एक पूरा पैसेज हम लेते हैं जिसके साथ में 8 या 10 ब्लैंक्स होंगे, उसको हम करने की कोशिश करते हैं. और जब आप 5 या 6 कर लेंगे उसके बाद जब अपने आप से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली विल फील बेटर, आपसे हो पाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए. सो फॉर दैट यू शुड अटेंड ऑल द बेसिक ग्रामर सेशंस बिफोर यू कम फॉर दिस क्लोज सेशन. एंड डेफिनेटली वर्ड पावर should also be good, so you should have a target of learning at least 10 new words if you are appearing for any competitive exams 1 year down the line or 6 months down the line. So at least 10 words per day you should learn. और वो जो 10 वर्ड आपको जो मैं बता रही हूँ कि आपको जो है नए जो है सीखने चाहिए, उसको सिर्फ आप वर्ड्स लर्न मत करिए कि ये जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है वो लर्न मत करिए. दिस इज रियली अ टेम्परेरी लर्निंग. बहुत सारी जगह आपको ये बताया जाता है कि आप ये वर्ड जो 3000 वर्ड है, 4000 वर्ड है, आप सिर्फ याद कर लो, उनके मीनिंग याद कर लो, लेकिन वो इनफ नहीं होता. कभी भी अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो उसको उस हिसाब से सीखिए कि वो जिंदगी में आपको कभी भी यूज आ सकती है. अगर आप उस हिसाब से सीखने की कोशिश करेंगे तो उस वर्ड को आप यूज भी कर पाएंगे और उसका मतलब भी अच्छे से समझ पाएंगे. तो
जब आपको कोई वर्ड याद करते हैं आप, तो कोई भी वर्ड का उसका मीनिंग भी ध्यान करिए, याद करिए, और उसके साथ में उसका यूसेज कैसे होता है वो भी याद करिए, किस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है वो भी याद करिए। तो जब आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाएगा, तो कभी आपको उस पूरे पैराग्राफ में अगर इस तरह का कोई वर्ड मिसिंग है, तो आप अगर उस कंटेक्स्ट को आप समझ पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम आप या जो क्वेश्चन है या जो पैसेज है वो सॉल्व कर पाएंगे। एंड अगर आपको जो वर्ड है उसका सेंटेंस यूसेज पता है, तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो वो वर्ड और उसका यूसेज आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड पावर है, आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर इसको हम इन वर्ड्स को सीख सकें, उनका यूज कर सकें, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उस हिसाब से इन वर्ड्स को आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल एक पैसेज लेते हैं। यहाँ पर 10 ब्लैंक्स हैं, एंड ये 10 हमें जो करेक्ट वर्ड्स हैं जो इन जगहों पर आएंगे वो हमें पता करने हैं। राइट नाउ पहले इस पैराग्राफ को पढ़ करके हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अगर हमें वर्ड्स नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार हमें आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। समवन एट द डोर, अ लेडी ओपनड इट, अ स्ट्रेंजर वॉज स्टैंडिंग एट. He said, "Madam, please excuse me for you. May I ask you something? By your house every day on my to work. I have that every day you hit your son on head with a loaf of bread." The lady replied, "Yes, that's." The stranger asked, "This morning I saw you him with a chocolate." Why? The lady replied, "Today is his birthday, therefore I hit him with a sweet thing." अब यहाँ पर अगर इस पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करें तो इससे ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्ट्रेंजर है, जैसा कि यहाँ पे बताया है, एक स्ट्रेंजर है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, एक स्ट्रेंजर है वो किसी घर के बाहर से गुजरता है और देखता है कि एक मदर जो है रोज अपने लड़के को या जो उसका जो बेटा है उसको किसी चीज से मारती है। यहाँ पर जो किसी चीज से मारती वो दैट इज ब्रेड के कोई पीस से, लोफ से उसको मारती है। तो वो स्ट्रेंजर उसको रोज देखता है। एक दिन उसने देखा कि कुछ अलग हुआ। जो वो अलग हुआ तो वो उसको पूछने के लिए आया कि भाई आज आपने उसको चॉकलेट से क्यों मारा। वो जो अलग हुआ वो क्या था, चॉकलेट से मारना। तो आज आपने उसको चॉकलेट से क्यों मारा। तो जो लेडी है उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया कि आज उसका बर्थडे है इसलिए मैंने उसको मीठी चीज से मारा। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेंजर है और वो लेडी है और ये पूरा वाकया आपको समझ आ गया होगा। तो अभी समवन, किसी ने दरवाजे पर, तो कोई दरवाजे पर क्या करेगा। अगर जो सेकंड सेंटेंस जो है उसमें ये लेडी दरवाजा खोल रही है, राइट, अ लेडी ओपनड इट, तो इसका मतलब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया होगा। अगर कोई दरवाजे को पॉइंट करेगा या मूव करेगा या देखेगा या उस पर खड़ा होगा तो कोई लेडी दरवाजा नहीं खोलेगी। इसका मतलब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया होगा तभी लेडी ने दरवाजा खोला होगा। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस, समवन नॉक्ड एट द डोर। किसी ने दरवाजे पर खटखटाया तो लेडी ने दरवाजा खोला। राइट, सो दिस इज डन। अ स्ट्रेंजर वॉज स्टैंडिंग एट, अब उसने दरवाजे पर खटखटाया, लेडी ने दरवाजा खोला। इसका मतलब वो जो अजनबी है वो दरवाजे पर ही खड़ा होगा। राइट, ऐसा तो नहीं है कि झाड़ियों पर खड़ा होगा या कंपाउंड पर खड़ा होगा या कहीं और खड़ा होगा और फिर वहां से वो दरवाजा खटखटाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो है वो दरवाजे पर ही खड़ा होगा। ठीक है, सो अ स्ट्रेंजर वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। ओके, मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, अब वो आया, मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, आपको मतलब वो किसी चीज के लिए माफी मांग रहा है। मैं आई आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या। तो जनरली हम किसी के घर जाते हैं, अगर हमारी जो एंट्री है वो अनएक्सपेक्टेड है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, अब सॉरी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले को बिना उसकी जाने हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं। हैरेसिंग हो नहीं सकता क्योंकि आप उसको हैरेस तो नहीं कर रहे हैं, आप उसको जानते ही नहीं तो उसको हैरेस क्यों करेंगे। सो हैरेसिंग इज गलत। इंक्वायरी हम कर नहीं सकते
किसी पूछताछ के लिए अजनबी वहां नहीं गया होगा, चिंता में क्यों डालेगा। और आस्क तो वो सेकेंड सेंटेंस में कर रहा है, मे आई आस्क यू समथिंग, तो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो डिस्टर्बिंग, राइट। सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मे आई आस्क यू समथिंग, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। ओके, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। उसके बाद में आई बाय योर हाउस एवरी डे ऑन माई टू वर्क। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा होगा कि मैं आपके घर से हमेशा आपके घर के पास में से गुजरता हूँ अपने काम पर जाने का, मतलब उसके काम पर जाने का शायद रास्ता यही होगा, ठीक है, क्योंकि वो अजनबी है। ये पूरा सेंटेंस ये जो अजनबी है वो हमें पहले ही पता चल चुका है, इसका मतलब वो उसके घर के बाजू से गुजरता होगा। अब यहाँ पर हमारे पास है वेट करता है, खड़ा रहता है, कनेक्ट करता है, देखता है, पास होता है। तो बाकी सब गलत है, क्यों, वो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं, खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं, कनेक्ट इस बिल्कुल गलत, देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो काम पर जाने की बात भी उसने करी, इसका मतलब वो वहां से पास होता है। सो दिस इज करेक्ट। ऑन माई वे टू वर्क, राइट। ऑफिस टू वर्क गलत है, स्टेप्स टू वर्क गलत है, लेग्स टू वर्क बिल्कुल गलत है, जर्नी, काम के लिए कभी भी जर्नी नहीं होती, जर्नी का डिफरेंट मीनिंग है। सो वे टू वर्क। सो कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है अगर आपने ये पैराग्राफ एक बारी पढ़ लिया तो, राइट। सो आई हैव टू वे टू वर्क, आई हैव दैट एवरी डे यू हिट। अब उसने वो कह रहा है कि मैंने, आई हैव कुछ ऐसा है कि जो तुम हमेशा अपने बेटे को मारती हो, किससे, उसके सर पर एक ब्रेड का जो पीस है उससे मारती हो तुम, ठीक है। सो आई हैव यहां पर क्या आएगा, डिसाइड नहीं कर सकता, फेल्ट भी, वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकता, उसने खाली देखा है। सो और सरप्राइज नहीं हो सकता क्योंकि वो काम रोज ही हो रहा है। रिमेम्बर करने का भी कोई मतलब नहीं है, उसने नोटिस करा होगा, उसने हमेशा वो नोटिस करता है कि हमेशा तुम अपने बच्चे को जो है वो उसके सर पर ब्रेड के लोफ से मारती हो। सो ही नोट, आई हैव नोटिस्ड, सो आई हैव नोटिस्ड दैट एवरी डे यू हिट योर सन ऑन। अब यहाँ पर उसके बेटे की बात हो रही है तो हिज हेड आएगा, उसके सर पर मारते, राइट। सो हिज हेड, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। हिज हेड विथ अ लॉफ ऑफ ब्रेड, द लेडी रिप्लाइड यस दैट्स राइट, ठीक है। दैट्स ऑब्वियस कह नहीं सकती क्योंकि किसी भी बच्चे को ब्रेड से मारना कोई ऑब्वियस चीज नहीं है, सरप्राइजिंग चीज नहीं है, मतलब अजीब है थोड़ा सा, लेकिन वो लेडी ये बता रही कि बिल्कुल करेक्ट है, जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, जो तुमने नोटिस किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो करेक्ट के लिए यहां पर जो सही वर्ड हो रहा है राइट। सो यस दैट्स राइट। द स्ट्रेंजर आस्क्ड दिस मॉर्निंग आई सॉ यू, मैंने आज सुबह में देखा कि तुमने उसको चॉकलेट से मारा, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, हमेशा हिट करता है तो यहां पर भी फर्दर हिटिंग की ही बात आएगी, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हिटिंग। आई सॉ यू हिटिंग हिम विद अ चॉकलेट, क्योंकि पहले भी वो हिट ही करती थी, अभी भी उसने एक्टिविटी में चेंज नहीं किया है, खाली जिस चीज से हिट करती थी, जिस चीज से मारती थी वो चीज चेंज करी है, राइट। सो आई सॉ यू हिटिंग हिम विद अ चॉकलेट। वाई, अब सिर्फ लास्ट बचा है, वाई ब्रेड, वाई ब्रेड कोई मतलब नहीं, वाई देन कोई मतलब नहीं, वाई चेंज, वाई दस कोई मतलब नहीं, वाई सो ऐसा क्यों, मतलब तुमने आज उसको चॉकलेट से मारा, ऐसा क्यों। अगर आपको ये चीज समझ आ गई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई सो ऐसा क्यों। तो उसके बाद उस लेडी ने रीजन दिया कि क्योंकि आज उसका बर्थडे है इसलिए मैंने उसको मीठी चीज से मारा, ठीक है। तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व the passage, you can find out all the correct answers if you try to understand the context, okay। जो पहले वाला पैसेज था उसमें सारे वर्ड्स काफी इजी थे जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपने यूज किए होंगे, इसलिए शायद आपको डिफिकल्टी नहीं आई होगी। अब ये हम एक पैराग्राफ लेते हैं जहाँ पे जो वर्ड्स है वो कुछ वर्ड्स नए हैं, शायद आपने यूज नहीं किए हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा आइडिया नहीं हो, ठीक है।
तो जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर मीनिंग एंड देयर यूसेज, एंड आप उसको नोट डाउन करते जाइए, तो इस तरह से भी आपका जो वर्ड पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड बिफोर यू अपियर फॉर द नेक्स्ट पैसेज, एक बारी पिछले जो वर्ड्स हैं वो आप देखते जाइए, तो दैट विल बी हेल्पफुल। पहले जो एज यूजुअल हमारी प्रैक्टिस है कि जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आप थोड़ा सा पैराग्राफ रीड कर लीजिए, सो विल गेट आइडिया कि ये जो बात किस बारे में बात हो रही है। Now, between the year 1946 and the year 1955, I did not file any income tax returns. कोई बंदा ये बात कह रहा है, बिकॉज इन्वर्टेड कोमा में है ये बात। 1946 से 55 के बीच में मैंने कभी भी इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया। ओके, विथ दैट स्टेटमेंट रमेश एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड का क्या मतलब होता है? उसने कुछ शुरू किया, उसने अपनी बात कहना शुरू करी, इस तरह से कुछ यहाँ पर सेंस आ रहा है। प्रिसाइसली एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, कोई भी एक्शन, कोई भी बात या कोई भी चीज जो है वो शुरू करना, राइट। सो रमेश एम्बार्क्ड ऑन एन अकाउंट ऑफ हिज एनकाउंटर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। ओके, अब उसकी बात क्या थी? वापस इन्वर्टेड कोमा में है, आई ओरिजिनली ओड ₹20,000 इन अनपेड टैक्सेस, विथ दिस एंड दिस द 20,000 बिकेम 60,000। ठीक है, मेरे पास पहले जो अनपेड टैक्सेस है उसके 20,000 रुपए मेरे पास थे, फिर ये और ये करके 20,000 रुपए 60,000 रुपया हो गया, राइट। ये जो 20,000 थे वो 60,000 हो गया। Okay, the income tax department then went into action and I learned firsthand just how much power the tax department wields. Wields मतलब कितनी पावर टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, मतलब उसके पास कितनी पावर है और वो कितनी यूज कर सकती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी पावर होती है और वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बहुत सारी पावर यूज भी करती है। ठीक है, रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड्स can be automobiles, may be and auctioned off. Auction का मतलब नीलामी। नीलामी आपने सुना होगा वर्ड। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर कोई मतलब उसके कुछ बकाया है तो उसकी प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकता है, प्रॉपर्टी ऑक्शन कर सकता है, ऐसे काफी सारा कुछ रहता है। सो ऑक्शन का मतलब नीलामी। नथिंग बिलोंग्स टू द until the केस इज सेटल्ड। तो ये कुल मिलाकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। अगर वो नहीं फाइल होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते, क्या क्या पेनाल्टीज हो सकती है, उसके बारे में शायद कुछ आइडिया है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं, पहले वर्ड से। Between the year 1946 and the year 1955, I did not file any income tax return. राइट, अब ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का है? ये जो स्टेटमेंट है वो किस तरह का है? इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिवियस, ब्लंट, टेक्टफुल एंड प्रिटेंशियस। तो पहले तो हमें इन चारों के मतलब मालूम होने चाहिए। सो डिवियस का मतलब होता है कोई भी आपको अपना काम करने के लिए कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो मतलब गलत तरीका भी हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डिवियस स्टेटमेंट है, ब्लंट स्टेटमेंट है, टेक्टफुल। ब्लंट आपको मालूम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आप कह सकते हो कैंडिड एकदम। ठीक है, डायरेक्ट आपने उनको कह दिया। और उसके बाद टेक्टफुल, टेक्टफुल का मतलब इज मतलब आप में स्किल्स है या सेंसिटिव है किसी भी मैटर को डील करने के लिए, तो आप टेक्टफुल हैं। और प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है कि 1946 से 1955 के बीच में मैंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं है। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर, उसने एकदम ब्लंटली कह दिया, एकदम फ्रैंकली कह दिया। ठीक है, उसने अपनी बात शुरू करी और उसने एकदम फ्रैंकली बोल दिया कि मैंने तो 1940 से 55 के बीच में कोई रिटर्न भरा ही नहीं है। तो मतलब उसके पीछे उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, तो हम उसको डेवियस नहीं कह सकते। सो यहाँ पर ब्लंट विल बी अप्रोप्रिएट वर्ड। प्रेटेंशियस मतलब वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, और टेक्टफुल मतलब तब होता जब उसने मैटर को अच्छे से डील किया होता, तो ये भी गलत है।
ठीक है। सो जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज ब्लंट, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि उसने उसको जो है इनकम टैक्स का जो पावर है वो उसको पता नहीं थी, और उसकी वजह से उसने कोई रिटर्न भी उसने भरे नहीं। ठीक है, सो ब्लंट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। अब जो उसको 20,000 रुपए देने बाकी थे, वो जब उसने रिटर्न्स नहीं भरे, तो जब जो टैक्सेस में उसने 20,000 रुपए नहीं भरे, तो वो 20,000 रुपए कुछ दो चीजों को मिलाकर के जो 20,000 है वो 60,000 हो गए। ठीक है, तो अभी वो दो चीजें क्या क्या हो सकती है। जो 20,000 खुद था वो तो प्रिंसिपल था। ठीक है, 20,000 में क्या क्या और ऐड हुआ होगा कि वो 60,000 बना होगा। तो 20,000 में वो तो टैक्स 20,000 तो टैक्स था ही, प्रिंसिपल टैक्स वही था, तो टैक्सेस नहीं होंगे एंड प्रिंसिपल नहीं होंगे। ठीक है, रिटर्न तो बिल्कुल ही एब्सर्ड है। तो 20,000 में एक तो इंटरेस्ट जुड़ा होगा, क्योंकि अगर आप बहुत साल तक इनकम टैक्स अगर आपको भरना था और अगर आपने नहीं भरा तो हर साल उस पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। जो भी फर्स्ट ईयर में ड्यू अमाउंट था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर, उस पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है एट द रेट ऑफ 10%, 12% और 24%, वट एवर। सो जो प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा, तो ये एक पोर्शन बना। उसके बाद क्योंकि आप इनकम टैक्स आप नहीं भर रहे थे, इसलिए इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एक पेनाल्टी भी भरनी पड़ती है। कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ती। तो उसने क्या क्या भरा होगा, एक तो इंटरेस्ट भरा होगा, एक पेनाल्टी भरी होगी। ठीक है, सो पेनाल्टी के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर क्या है, फाइन्स। रिफंड हो नहीं सकता, फीस हो नहीं सकती, सैंक्शंस तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो उसने क्या क्या भरा, इंटरेस्ट और फाइन। सो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट और फाइन दैट इज पेनाल्टी मिलकर के 20,000 रुपया 60,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहां तक बहुत सिंपल था। उसके बाद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देन वेंट इनटू एक्शन एंड आई लर्न फर्स्ट हैंड जस्ट हाउ मच पावर द टैक्स डिपार्टमेंट व्हील्स का जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी पावर टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है और वो यूज कर सकता है। अब ये जो पावर है उसका यूज कैसे कैसे होता है, जैसे अगर रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड्स हैं तो उन पर क्या इफेक्ट होगा, ऑटोमोबाइल्स पे क्या इफेक्ट होगा, और तो ये देख लेते हैं। ओके, और नथिंग बिलोंग्स टू, ये देख लेते हैं। रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड्स कैन बी, रॉयल्टी और ट्रस्ट फंड कैनॉट बी, कैन बी। क्लोज्ड गलत है, डिटैच भी गलत है, डिटैच कैसे करेंगे, अटैच भी गलत है, इम्पाउंडेड अगर आपको मीनिंग नहीं भी मालूम है तो अगर इन तीनों का आपको मालूम है कि ये तीनों गलत है तो ऑटोमेटिकली ये सही बन जाता है। रॉयल्टी कभी क्लोज नहीं होती है या ट्रस्ट फंड कभी क्लोज नहीं हो सकते, उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वो सब, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त किए जा सकते हैं, या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उनकी लीगल कस्टडी ले सकता है। राइट, सो बेसिकली इम्पाउंड का मतलब क्या होता है, सीज एंड टेक लीगल कस्टडी, किसी भी चीज की लीगल कस्टडी ले लेना। ठीक है, तो वो उनको जब्त कर सकते हैं। सो इम्पाउंड इज द करेक्ट वर्ड ओवर हियर। सो रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड्स कैन बी इम्पाउंडेड। ऑटोमोबाइल्स कैन बी, ऑटोमोबाइल से उनको स्मैश तो नहीं करेंगे, क्यों तोड़ने की जरूरत आएगी अगर उनको पैसा वसूलना है। स्मैश का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम से बुरी तरह से तोड़ देना, तो स्मैश करने की जरूरत नहीं है, डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑटोमोबाइल्स उनको वो अपने पास जब्त कर लेंगे, अगर आपका पैसा निकलता होगा तो वो उसको तोड़ेंगे नहीं। डिसमेंटल करना मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना। राइट, स्मैश मतलब एकदम बिखेर देना, और डिसमेंटल करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना। सीज करना मतलब जब्त कर लेना, और फ्रोजन तो बिल्कुल ही अलग वर्ड है। सो रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड कैन बी इम्पाउंडेड, ऑटोमोबाइल्स मे बी सीज्ड एंड ऑक्शन ऑफ, पहले उनको सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और उसके बाद में उनकी ऑक्शन कर देंगे, उनको नीलाम कर देंगे। ठीक है, सो नथिंग बिलोंग्स टू द डैश अंटिल द केस इज सेटल्ड। तो अब नथिंग बिलोंग्स टू मतलब ये चीजें जिसकी भी थी, जैसे ये स्कूटर था अगर वो मेरा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा जब तक कि मैं ये जो केस है वो सेटल ना कर दूं। ठीक है, सो नथिंग बिलोंग्स टू परचेजर, मैं परचेजर नहीं हूं, मैं विक्टिम भी नहीं हूं, क्योंकि विक्टिम क्या होता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है। अगर मैंने टैक्स की चोरी करी तो मैं विक्टिम नहीं हूं। ठीक है, मैं उस केस में क्या हूं, मतलब मुझ पर इल्जाम लगा है, मुझ पर मैंने गलत किया है, तो मैं ऑफेंडर हूं, इन्वेस्टर भी नहीं हूं। ठीक है, सो क्या करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर, ऑफेंडर।
तो अभी बहुत सिंपल है ये वाला पैसेज भी, और किसी ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से आई हैव पिक्ड अप। तो अगर आपको कंटेक्स्ट समझ आ गया तो आप इजीली ये पैसेज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या रहा, रॉयल्टीज एंड ट्रस्ट फंड्स कैन बी इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड का मतलब है उनको जब्त किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स में बी सीज्ड एंड ऑक्शनड ऑफ। ऑटोमोबाइल्स को भी वो सीज कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाद में उनको ऑक्शन कर सकता है। अगर आपने कुछ भी गलती की है तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा जब तक कि आप जो केस है वो सेटल नहीं कर दे। अगर आपने कोर्ट में केस किया तो आप जीत जाए तो बात अलग है, या फिर इनकम टैक्स का जितना बकाया आपके पास निकल रहा है अगर वो आप पे ऑफ कर देते हैं तो बात अलग है, तब तक आप ऑफेंडर हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विक्टिम एंड ऑफेंडर। विक्टिम मतलब जिसके साथ गलत हुआ होता है वो विक्टिम होता है, लेकिन ऑफेंडर जिसने गलत किया होता है। तो अगर आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है तो आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप विक्टिम नहीं है बल्कि ऑफेंडर हैं। ठीक है, द थर्ड सेट, वी हैव 4 blanks over here in this set. Okay, at the time, the White House was as serene as a resort hotel out of season. Okay, अगर आपको serene का मतलब नहीं मालूम चल रहा है तो आप यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो, अ रिसोर्ट होटल आउट ऑफ सीजन। तो अगर सीजन नहीं है तो रिसोर्ट होटल की कैसी हालत होगी, लगभग बिल्कुल शांत होगा, कोई वहां पर जो टूरिस्ट है वो सब लोग नहीं होंगे। दैट मीन्स वो जगह जो है एकदम शांत होगी। ठीक है, सो सीरीन का वैसे मतलब होता है काम, पीसफुल, बिल्कुल कोई नहीं, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। ठीक है, सो अगर आपको सीरीन का मतलब नहीं मालूम तो आप यहां से रिलेट कर सकते हो, राइट। द कॉरिडोर्स वर इन द वेरियस ऑफिसेस, gray men on waistcoats talk to one another in low pitched voice। बहुत धीमे स्वर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो व्हाइट हाउस में कुछ इस तरह से हो रहा है, व्हाइट हाउस में कोई उसके कॉरिडोर में बहुत अलग अलग ऑफिस है और जो वहां पर ऑफिसर्स हैं वो बहुत लो पिच वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। The only color or caller curiously enough was provided by President Eisenhower himself. Apparently his was easily set off. He scowled when he the corridors. Scowl का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से या बहुत गुस्से में। ठीक है, सो सारे वर्ड्स के हमें यहाँ पर मीनिंग पता चल गया। अभी हम फर्स्ट वाला जो है वो ट्राई करते हैं। एट द टाइम द व्हाइट हाउस वॉज एज सीरीन एज अ रिसोर्ट होटल आउट ऑफ सीजन। अभी ये जो है एज अ रिसोर्ट आउट ऑफ सीजन, इसी से पता चल रहा है कि जो कॉरिडोर्स है वो किस तरह के रहते होंगे। तो कॉरिडोर्स किस तरह के थे उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, स्ट्राइकिंग, एम्प्टी, वाइट एंड हॉलो। अब कॉरिडोर्स हॉलो हो नहीं सकते, वाइट हो नहीं सकते, स्ट्राइकिंग बहुत एब्सर्ड है, एम्प्टी हो सकते क्योंकि इसने किसके साथ में कंपेयर किया है, जो होटल आउट ऑफ सीजन में, जब सीजन नहीं होता है तो रिसोर्ट होटल कैसे लगते हैं, उसने उसको कॉरिडोर से कंपेयर किया, राइट। सो एम्प्टी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर, राइट। सो द कॉरिडोर्स वर एम्प्टी इन द वेरियस ऑफिसेस। ओके, उसके बाद ग्रे मैन ऑन वेस्ट कोट्स टॉक टू वन अनदर इन लो पिच्ड वॉइस। अब बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, इसका मतलब किस तरह का माहौल वहां पे क्रिएट हो रहा है, बहुत शांत। तो उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या क्या हो सकता है, फेडेड इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, लाउड मतलब तो बहुत तेज, स्टेंटोरियन मतलब भी होता है बहुत लाउड एंड पावरफुल, जैसे बादलों की गरजने की जो आवाज है उस तरह से। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इन पूरे सेंटेंसेस मतलब इस पूरे जो यहाँ तक जो मतलब निकल रहा है वो मतलब शांति से ही निकल रहा है कि जगह खाली है, कोई आवाज नहीं है। सो क्वाइट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर एंड दैट्स वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। सो द कॉरिडोर्स वर एम्प्टी, क्वाइट, ग्रे मैन ऑन वेस्ट कोस्ट टॉक टू वन अनदर इन लो पिच्ड वॉइस। Okay. Now, the only caller or caller curiously enough was provided by President Eisenhower himself. I'm sorry. The only caller or caller curiously enough was provided by President Eisenhower himself. Apparently, his
was easily set off, he scowled. Scowled मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है, बहुत मतलब बैड टेम्पर, एकदम गुस्से में. When he the corridors. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले his was easily set off, he scowled. ओके, his what set off मतलब कुछ चीज की शुरुआत होना. तो क्या चीज की शुरुआत हो सकती थी यहाँ पर? लाफ्टर की हो नहीं सकती, क्यूरियोसिटी की नहीं हो सकती, मजाक की भी नहीं हो सकती. टेम्पर is the appropriate word. So his temper was easily set off. He scowled when he strolled. इन सब का भी मैं आपको मतलब बता देती हूँ. Paced का मतलब रहता है कि एक धीरे 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 करके चलते जाना, कंटिन्यूअसली चलते जाना बिना किसी डेस्टिनेशन के. मतलब आप ऐसा कह सकते हो यूं 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 सोच विचार में जैसे घूम रहे हो, समथिंग लाइक दैट, राइट. और स्ट्रोल का मतलब होता है एक लेजरली वे में चलना. ओके, लेजरली वे में चलना. तो सो पेस्ड, स्ट्रोल, सेंस दोनों का चलने से ही है. स्टॉर्म्ड, स्टॉर्म्ड का मतलब होता है चलना या मूव करना, लेकिन गुस्से में. ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में चलते जाना गुस्से में. ठीक है. और प्राउड का मतलब होता है रेस्टलेसली, मतलब बेचैनी के साथ में मूव करना. जैसे जो सपोज हम इसकी बात करें, कोई भी शेर चीते की बात करें, तो जैसे वो जंगल में घूमता रहता है इधर से उधर किसी भी जानवर की तलाश में, समथिंग लाइक दैट. तो सबका जो चारों का मतलब है वो है मूवमेंट से ही, लेकिन सब में अलग अलग तरह का जो है वो मूवमेंट है, वो उसका मीनिंग अलग अलग तरह का जो मूवमेंट है वो बताया जा रहा है. अब क्योंकि स्काउल्ड का मतलब है वो गुस्से से है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बुरी तरीके से गुस्से में है, तो यहाँ पर भी जो सेंस आना चाहिए वो गुस्से वाली वॉकिंग का ही सेंस आना चाहिए. तो वो मैंने आपको किस में बताया? स्टॉर्म में. सो स्टॉर्म का मतलब गुस्से से मतलब किसी एक डायरेक्शन में चलते जाना. ठीक है. सो स्टॉर्म्ड इज द करेक्ट वर्ड ओवर हियर. So I hope you are clear with this passage, and in the next session we'll be taking more such passages. Do revise this session, and I'll see you in the next session once again. Bye bye.